प्रिय विद्यार्थियों, बहुत एक लंबा समय हो गया है। हमारा जो सिलेबस है वो भी लगभग संपूर्णता की ओर है। मैंने दुर्खिम पे बात की, वेबर पे बात की, मार्क्सिस्ट के बारे में बात की। इसी प्रकार से कॉक के ऊपर, उसके प्रत्यक्षवाद पर स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद, इन सब पर हमने बहुत उद्विकासवाद, इन सब पर हमने चर्चा की थी। आज मैं कार्ल मार्क्स के एक बहुत प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पर बात करूंगा। अपने आप में ये एक बहुत मूल अवधारणा है मार्क्सिस्ट थियरी की, या कार्ल मार्क्स की विचारधारा का जो मूल है, उसकी जो आधार है, उसकी जो नींव है, एक प्रकार से ये उसकी सोच है। और बाकी सारी बातें कार्ल मार्क्स ने जो भी कही है, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर बात की गई है, चाहे वह वर्ग संघर्ष की बात की है, चाहे वो उन्होंने धर्म पर बात की, या कहीं पर भी उन्होंने बात की, उसके मूल में कहीं ना कहीं उन्होंने उस संघर्ष की अवधारणा को प्रधानता दी है, और उसी के आधार पर उनकी सारी की सारी जो थियरीज हैं वो टिकी हुई है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का एक तरह से मूल आधार है, और कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में अगर हमें इस थियरी या इस सिद्धांत या इस अवधारणा को अगर हम लें तो ये हमारी काफ़ी मदद करेगी। हालांकि जैसा कि प्रत्येक विद्वान का विचार, उसका मूल कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होकर आता है, कार्ल मार्क्स भी इसके अपवाद नहीं थे, और उन्होंने भी अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा जो है वो उनके पूर्ववर्ती हीगल की द्वंद्ववाद की जो थियरी थी, सिद्धांत थी, अवधारणा था, उसके ऊपर उन्होंने वो उससे ले प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया है। हीगल के द्वंद्ववाद को समझने के बगैर या उसको समझे बगैर हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को सही रूप में, उसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं हीगल के उस द्वंद्ववाद को समझना अनिवार्य है। और ऐसा आलोचक रहे वो इसमें कहते भी हैं कि यदि हमें कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना है या द्वंद्ववाद को समझना है तो हमें हीगल के द्वंद्ववाद को समझना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर हम पहले हीगल का द्वंद्ववाद क्या था उस पर हम थोड़ी चर्चा करें, उसके बाद हम कार्ल मार्क्स की थियरी पर बात करेंगे। द्वंद्वात्मक जो शब्द है, द्वंद्ववाद जो शब्द है, मूल रूप से वो अंग्रेजी के डायलेक्टिकल शब्द का हिंदी अनुवाद है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉगो से बना है। ये जो डायलॉगो शब्द है, इसका अर्थ होता है वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना अथवा तर्क वितर्क करना। द्वंद्ववाद की प्रक्रिया का उल्लेख हीगल ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में किया है। हालांकि हीगल का विचार जो था वो मूल रूप से आत्मवादी या आदर्शवादी, या एक प्रकार से, क्योंकि मार्क्सिस्ट थियरी से पहले या उससे पहले जो समाजशास्त्र के जो या दूसरे जो चिंतक थे, उन्होंने दर्शन के आधार पर, फिलॉसफी के आधार पर उन्होंने हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया। हीगल भी इसके इसके विपरीत नहीं थे, हीगल भी इसके चीज़ के समर्थक थे, और उन्होंने मूल रूप से इस द्वंद्ववाद को, यानी कि इस डायलॉगों को उन्होंने व्यक्ति के विचारों पर समझाने का प्रयास किया, व्यक्ति की आत्मा के आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया। और हीगल का ये मानना था कि सबसे पहले इस भौतिक संसार में जो कोई भी वस्तु आती है वह व्यक्ति की चेतना में आती है, उसके विचारों में आती है, और विचारों और चेतना में आने के पश्चात ही वह भौतिक जगत में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो हीगल की अपनी कुछ विशेषताएं थी द्वंद्ववाद की, उसको हम मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं पर से समझने का प्रयास करेंगे। और उन जो बिंदु हैं उसमें सबसे पहला है, विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में स्थित होता है। यानी कि यह जो विश्व है, ये जो पूरा संसार है, यह संसार कोई ठहरी हुई या कोई एक जगह पर रुकी हुई व्यवस्था नहीं है, या उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो कि बिल्कुल ठहराव लिए हुए है, बल्कि विश्व जो है वो एक निरंतर प्रवाह की स्थिति में, जिस प्रकार से नदी अपने प्रवाह में चलती रहती है, हवा अपने एक प्रवाह के साथ में चलती रहती है, वैसे ही यह विश्व भी निरंतर प्रवाह की स्थिति में, यानी कि लगातार गतिमान है, गतिशील है। और यह प्रवाह वाद प्रतिवाद और संवाद से गुजरता है, यानी कि हर सामाजिक व्यवस्था, हर विश्व की व्यवस्था अपने आप में कहीं न कहीं एक उसकी शुरुआत होती है,
उस व्यवस्था की या उस विचार की जहाँ से भी शुरुआत होती है, जो भी उसका कार्य होता है, जो भी वो कार्य करने का तरीका अपनाता है, या जो भी चीज़ वो होती है विश्व में, उस हर सोच, हर विचार का वाद, उसको उन्होंने एक नाम दिया है वाद। उसके ठीक विपरीत एक और स्थिति उभरती है जिसको हम कहते हैं प्रतिवाद। कुछ लोग उस पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग उस दूसरे पक्ष में होते हैं। या केवल लोगों की ही बात क्यों करें, हम शरीर की ही बात करें। मैंने डार्विन के सिद्धांत को हमने समझाया था, उस उद्विकास में मैंने यही बात की थी। उद्विकास का जब मैंने सिद्धांत समझाया था क्लास में, तब मैंने यही बात की थी कि हर गति की एक विपरीत गति होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारे शरीर में भी जहाँ पर बहुत सी कोशिकाएं लगातार बन रही है तो कुछ लोग मर भी रही है, तो एक्शन का रिएक्शन आता है। तो वाद, हर एक व्यवस्था का एक प्रतिवाद उभरता है, उसके सामने एक विपरीत अवस्था आती है। और जब दोनों ये वाद और प्रतिवाद आपस में संघर्षरत होते हैं, जब इनमें संघर्ष होता है, इनमें टकराव होता है, इनमें एक प्रकार से संघर्ष जब होगा, तो एक नई अवस्था उत्पन्न होगी जिसको हम संवाद की स्थिति कहेंगे। यह अवस्था स्थिति होगी जो वाद और प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं को लिए हुए होगी। न तो ये पूर्णतः वाद होगी, न ये पूर्णतः प्रतिवाद होगी, बल्कि ये एक बीच की अवस्था होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी काम करने के तरीके को अपनाते हैं। मैं इसको एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये व्यवस्था इस तरह से नहीं, इसको ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, और अंत तो गतवा दो आपस में समझौता होकर कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था बनती है जिसमें इन दोनों का ही गुणों का समावेश होता है। तो यही हीगल समझाना चाह रहे थे कि व्यक्ति के विचारों में सबसे पहले एक वाद उभरता है, उसके विपरीत एक प्रतिवाद उभरता है, और इन वाद और प्रतिवाद में जब संघर्ष होता है तो एक नवीन स्थिति आती है जिसे हम संवाद की स्थिति कहते हैं। दूसरा बिंदु यही है कि गति विरोधों के संघर्ष पर निर्भर करती है, यानी कि ये जो विरोध हो रहा है, ये जो विश्व जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में, इसी गति किस पर निर्भर करती है? विरोधों के संघर्ष पर निर्भर करती है। जितना तेजी से ये संघर्ष होगा, उतनी ही तेजी से ये परिवर्तन भी हमारे सामने, या गति जो है समाज में विश्व की बदलती रहेगी और आगे से आगे चलती रहेगी। तीसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। हीगल ये समझाना चाहते हैं कि जब ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति आती है, जब ऐसी व्यवस्था बनती है, जबकि एक कोई वाद उभरता है, उसके सामने एक प्रतिवाद उभरता है, तो इनके बीच में जो संघर्ष होता है, हीगल कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो ये एक मात्रात्मक परिवर्तन ही केवल हमें देखने को मिलता है, जिसको हम मात्रात्मक रूप से या क्वांटिटेटिव रूप में हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन एक अवस्था आने के बाद में उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है और वो क्वालिटेटिव के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी से हम हटकर वो क्वालिटी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। ये मात्रात्मक से बदलकर गुणात्मकता की तरफ वो चला जाता है। इसको मैं समझाने का आपको बेहतर तरीका बताता हूँ, इसमें आप बहुत आसानी से इसके उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण जो पुस्तकों में अक्सर आता है, उसमें एक वो उदाहरण ये आता है कि जब कभी भी हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं, तो पानी जब गर्म करने के लिए हम रखते हैं तो पानी की स्थिति रखते, ये पानी की जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें कि नॉर्मल पानी पड़ा है, वो एक वाद की अवस्था है। जैसे जैसे वो गर्म होता है, उसके अंदर बुलबुले उठने लगते हैं और वो तेजी से खौलने लगता है। ये जो खोलने की एक अंतिम अवस्था तक जहाँ पर पहुँचता है, ये वाद का और प्रतिवाद की अवस्था में वो पहुँचता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि पानी जो है वो खोलने, हम कहते हैं कि पानी 100 डिग्री टेम्परेचर तक उबलने के बाद में भाप में तब्दील हो जाता है। ये जो उसका भाप में तब्दील होना है 100 डिग्री टेम्परेचर तक, तो वो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा था, क्वांटिटेटिव परिवर्तन हो रहा था। लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद में जैसे ही वो भाप में तब्दील होता है वही पानी, तो वो मात्रात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन हो गया। अब वो पानी की जगह पर क्या बन गया? भाप बन गया। तो मात्रात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन जो हो जाता है, हीगल कहते हैं ये मात्रात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन विश्व के उसके अंतर्गत होता है। और विश्व का निर्माण विचारों से होता है। मैंने अभी पहले सबसे पहले यही बिंदु बात की थी कि विश्व का निर्माण पहले व्यक्ति के विचारों में होता है, उसमें वाद और प्रतिवाद और संवाद की स्थिति आती है, और अंत में जाकर उसका वास्तविक धरातल में या भौतिक जगत में उसका निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर ये हीगल का, हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में इसमें बात, मैंने फिर भी काफ़ी उसको समझाने का प्रयास किया बिंदुओं के तौर पर। परीक्षा के उपयोगी दृष्टिकोण से हमें हीगल के सिद्धांत को भी वैसे भी समझना जरूरी है। तो मूल रूप से हीगल का ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत था। मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की, वह कहीं ना कहीं इस हीगल के विचारों से मिलती जुलती है। उसने कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हुए इस सिद्धांत को लिया है। हालांकि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मार्क्स ने इसको एक तरह से नकारने का प्रयास किया, और उन्होंने ये कहा भी है
मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में लिखा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी जो द्वंद्वात्मक के सिद्धांत की जो थियरी है वो हीगल की थियरी से बिल्कुल, उससे केवल भिन्न यानी कि उससे डिफरेंट ही नहीं है बल्कि बिल्कुल उसके उल्टी है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्वों को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। यानी कि हीगल की जो थियरी थी वो विचारों पर निर्भर थी, आत्मा पर निर्भर थी। लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, अगर उस हीगल द्वंद्ववाद को वास्तव में समझना है, उसके जो रचनाओं में द्वंद्ववाद जो है वो कह रहे हैं वो उल्टा खड़ा था, सिर के बल पे खड़ा था, और उसको सही समझने के लिए मैंने उसको सीधा पैरों के बल यानी कि भौतिकता के आधार पर, तत्व के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो मार्क्स का जो दर्शन है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटनाक्रम को समझने का तरीका द्वंद्वात्मक है। इसके अंतर्गत जो मूल रूप से भौतिक पदार्थों में, तत्वों में होने वाले द्वंद्व के आधार पर विश्व के परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है, विश्व में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। इसलिए कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है क्योंकि उसमें भौतिकता के आधार पर द्वंद्व को समझाने का प्रयास किया गया है। और यही मूल रूप से कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत रहा है। इसके अनुसार प्रकृति के अंतर्गत खुद ही उस पदार्थ में ही दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं जो घात प्रतिघात के कारण ही आगे और ज़्यादा विकसित होती रहती है। यानी कि विकासवाद का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता ये हमारा कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का भी सिद्धांत है। हालांकि हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को इन्होंने लिया है, लेकिन इन्होंने स्वयं अपने जो शब्दों में, मैंने जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है या नोट्स में भी मैंने ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि हीगल का जो सिद्धांत था, जो द्वंद्ववाद था, वह सिर के बल पर खड़ा था, जबकि मैंने उसे सीधा करके यानी कि पैरों के बल यानी तत्व के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, उसको सीधा पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया। इस रूप में कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस थियरी को अगर हम देखें तो चूंकि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, और ये लास्ट में मैंने यहाँ पर चौथे पेज पर ये इसके हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को दिया है। अब हम कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि विश्व का निर्माण आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं वरन भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक पदार्थ है और पदार्थ में दो विरोधी शक्तियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। ये पदार्थ गतिशील है, निरंतर प्रवाहमय है। मार्क्स ने इन्हीं सतत नियमों और प्रयोगों के आधार पर समाजवाद को एक स्वप्न के स्थान पर मानवता का विज्ञान बना दिया है। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को लाने की मूल रूप से उनकी विचारधारा जो थी और पूंजीवाद के विरोध में वो जो बात कर रहे थे, उसी के रूप में उन्होंने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। और कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो जो विश्व का निर्माण है वो विचार या आत्मा या चिंतन इन सब से नहीं होकर बल्कि भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का जो आधार है वो भौतिक पदार्थ है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हमारे विचार हैं, व्यक्ति के दिमाग में जो हीगल कहते थे पहले विचार आता है फिर भौतिक चीज़ें आती हैं, कार्ल मार्क्स ठीक उसे उल्टा कहते हैं कि पहले विचार नहीं बल्कि पहले चेतना भौतिक पदार्थ आता है, वस्तु आती है। और इसी वस्तु, इसी पदार्थ के अंतर दो विरोधी शक्तियाँ होती हैं जिनमें द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। ये पदार्थ अपने आप में गतिशील है, निरंतर प्रवाहमय है। इसलिए कार्ल मार्क्स की देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन जो मैंने यहाँ पर कोट की है कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है वरन चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। यानी कि पदार्थ यानी कि जो तत्व है, जो भौतिक संसार है, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ संसार है, ये कोई किसी विचारों से नहीं बना है, व्यक्ति के विचारों में नहीं आया है और फिर वो जाकर जैसे हीगल ने कहा कि पहले व्यक्ति के विचारों में आया और फिर लोगों ने उसको भौतिक धरातल पर उतारा, ये नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पहले भौतिकता थी, भौतिक अवस्था थी, पदार्थ था, उसी पदार्थ को देखकर व्यक्ति के दिमाग में चेतना उत्पन्न हुई। इसलिए वो कहते हैं कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है वरन चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। यही मूल रूप से कार्ल मार्क्स समझाना चाहते थे।
और इसी के आधार पर उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाने का प्रयास किया। अब मुख्य बात यह है कि वो मुख्य रूप में कहना क्या चाहते थे, या उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में वो कहना क्या सोच रहे थे, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।